अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल जनरल बोरिंग। आपने अब तक जितने भी सवाल किए थे मेरे साथ, उसके अंदर आपने ये देखा था कि भाई आफ्टर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक लोन के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमने सरप्लस की वर्किंग की थी। और सरप्लस की वर्किंग हमने इसलिए की थी टू चेक इट कि भाई हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है और मैं कब तक इनकम कमा रहा हूँ। और एक वक्त ऐसा आया था कि जब आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी थी तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हुए आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं था। तो उस केस के अंदर आप भागे थे वापस बैंक के पास और उसने आपको दी हुई थी एक फैसिलिटी जिसको हम कहते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी उसको उसने आपको एक लिमिट दी हुई थी। आप जब चाहें इससे पैसे निकाल सकते हैं, पर जब पैसे निकालेंगे तो आपके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट, जिसका रेट कंपैरेटिवली स्पेसिफिक बोरिंग से ज्यादा होगा क्योंकि ये आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन जो हमने किया हुआ था। बट अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये है कि यहां पर आपको फैसिलिटी एक बैंक से नहीं मिली। एक बैंक से नहीं मिली, आपको जो फैसिलिटी मिली हुई है वो दो बैंक से मिली हुई है। यानी मेरी एग्जांपल के अंदर आप देखें, एक तो आपको यूबीएल से मिली हुई है और दूसरा आपको एमसीबी से मिली हुई है। सही है जी। दो बैंक्स हैं, दो बैंक्स ने आपको लिमिट असाइन की हुई है 5 मिलियन की और दूसरे ने 6 मिलियन की। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा, अब जरा बात समझिएगा। अब कहने का मकसद ये है कि यहां पे देखें, मैंने दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। बहुत सुकून से समझिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। मुझे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर जो आपको इस सवाल में दिया हुआ है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर जो आपको इस सवाल में यानी मेरी इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, उसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस पूरी फैसिलिटी के ऊपर है। यानी जो 5 मिलियन की मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 मिलियन की जो मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, उस पूरी फैसिलिटी के ऊपर इस साल इस पे 385,050 का इंटरेस्ट आया हुआ है। अब ये इंटरेस्ट हो सकता है, ये वाला जो इंटरेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 385,050, हो सकता है कि ये इंटरेस्ट तब लगाओ जब मैंने पैसे इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट के लिए निकाले हों। बहुत सुकून से समझना, इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट के लिए निकाले हों। सही है जी। ये इंटरेस्ट उस पे हो सकता है कि मैंने क्रेडिटर की सेटलमेंट के लिए पेमेंट के लिए निकाले हों। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे मैंने विड्रॉ किए हों टू गिव इट टू सप्लायर। अच्छा, अब आप बहुत ही सुकून और तामुल से इस बात को सीखें क्योंकि ये है बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आपके लेवल पे आके बिल्कुल आसानी से समझा के निकल जाऊं। मेरा कहने का मकसद ये है, ये तो आपकी पंचायत है ही नहीं सर, ये भी आपकी पंचायत नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरे साल का इंटरेस्ट है 385,050, इसमें से मुझे वो वाला इंटरेस्ट अलग करना है जो कि एसेट के ऊपर लगा है। और वो कौन सा है सर? वो पैसा होगा जो मैंने विड्रॉ किया होगा टू गिव इट टू सप्लायर। यानी समझने की बात यह है कि मेरे पास अगर 5 मिलियन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बच्चों 5 मिलियन की अगर फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, तो इस 5 मिलियन की फैसिलिटी के ऊपर मैंने मल्टीपल चीजों के लिए पैसे निकाले, मल्टीपल चीजों के लिए पैसे निकाले, और वो पूरे पैसे के ऊपर जब जब निकाले होंगे, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है 385,050, मैं ये पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सकता। मुझे तो सिर्फ वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है जो कि किस पे लगा था, उस पैसे के ऊपर जो कि मैंने निकाले थे। किसके लिए? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, उस पैसे के ऊपर जो कि मैंने निकाले थे किसके लिए? एसेट के लिए। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये एक आप समझें डब्बा है, सही है, बहुत सुकून से देखना है इस एग्जाम्पल को। मैंने कहा सर ये एक आपका डब्बा है, सही है जी। आपने कहा कि भाई यहां पे आपकी इस डब्बे को मैं कह रहा हूं फैसिलिटी, इस डब्बे को मैं कह रहा हूं फैसिलिटी, इसकी लिमिट है 5 मिलियन, सही है जी। इसकी लिमिट है 5 मिलियन की जो ऊपर दी हुई है, हमने यहां पे लिख दिया।
अच्छा, इस इलस्ट्रेशन में मैं देखता हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो दिया हुआ वो 3.5 मिलियन का दिया हुआ, मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो यहां पर 3.5 मिलियन का दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपने कुल मिला के साल के आखिर तक इतने पैसे इस फैसिलिटी में से निकाल लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने साल के आखिर तक इतने पैसे इस फैसिलिटी से निकाल लिए हैं। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, इसमें से कुछ आप कहेंगे सर आपके क्रेडिटर की पेमेंट्स पे होंगे, और इसके ऊपर कुछ पैसे किस पे होंगे सर, कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। सही जी, यहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पीपी, ये आ गया सप्लायर स्लैश क्रेडिटर। सही है जी। और हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। सही जी, ये तीन आपके पास स्ट्रीम्स ऑफ पेमेंट हैं जो आपको पता है। कुल मिला के पैसे निकले हुए 3.5 मिलियन के। आपने ये देखना था ना, जब आपने भी मेरे साथ पीछे सवाल किए तो आप लोगों ने ये देखा था ना कि आपने कुछ पैसे विड्रॉ किए थे एसेट के लिए, तो वो कैसे आपने देखा था? आपने कहा था सर आपने सरप्लस फंड्स की वर्किंग की थी। सही है जी, आप लोगों ने सरप्लस फंड्स की वर्किंग की थी, और सरप्लस फंड्स की वर्किंग करते हुए आपको पता लगा था कि कितने पैसे निकालने हैं एसेट के लिए। तो मैंने ये किया था कि अज्यूम करें कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास, सरप्लस का कह रहा हूं, सरप्लस कहां, क्योंकि आप अज्यूम करेंगे स्पेसिफिक लोन लिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 5 लाख रुपए का था। सही है जी, आपने इसमें से कॉन्ट्रैक्टर को, सही है जी, कोई 450 पे किए। 450 के बाद आपके पास कितने बच गए? 50। और फिर आपने, बहुत सुकून से समझिएगा, फिर आपने क्या किया? अच्छा, ये मैं कह रहा हूं कि आपने ये जनवरी 1 को ही पे कर दी है, और फिर आपने मार्च 1 को और पैसे पे किए 2.5 लाख रुपए। सही है जी, तो आपने कहा कि भाई आपने कुल मिला के लोन कितने का लिया होगा? 2 लाख रुपए का। अब मेरा यहां पे आपसे सवाल बच्चों ये है, जब हम पीछे वर्किंग कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैंने इसको कंसिडर किया था लोन फ्रॉम जनरल बोरिंग। ऐसा ही मैंने इसको क्या कंसिडर किया था? लोन फ्रॉम जनरल बोरिंग, क्योंकि जैसी बात है आपके वो पैसे खत्म हो गए हैं, तो अल्टीमेटली फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू टेक योर मनी, कहां से भाई? जनरल बोरिंग से। तो मैंने यहां पे लिख दिया सर ये मैंने कंसिडर किया था लोन फ्रॉम जनरल बोरिंग, ये हमने किया था। अच्छा जी, अब इस लोन फ्रॉम जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट कब से लगा था? अगेन पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट कब से लगा था सर? तब से लगा था जब आपने ये पैसे निकाले। यानी क्या मैं कह सकता हूं, इस 3.5 मिलियन में से 2 लाख रुपए आपने निकाले 1 मार्च को। मुझे बाकियों से कंसर्न ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट बुक हुआ हुआ है, वो होना भी चाहिए। मुझे इस इंटरेस्ट में से सिर्फ वो अलग करना है जो कैपिटलाइज होगा, तो उसी की मैं ये वर्किंग करता था। आज मैं पूरी पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। खैर, आपने क्या किया था, ये 2 लाख रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए के ऊपर एक इंटरेस्ट लगाया था। बहुत सुकून से समझना बच्चों, बहुत अहम बात बता रहा हूं। आपने बच्चों इस 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाया था, और यहां पर ये इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 15%। सही है जी। और फिर आपने कहा था अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से लेके आखिर तक अगर ये लोन चला जाता, अगर यहां से लेके आखिर तक ये लोन चला जाता, तो वो यहां से लेके वहां तक जाता तो कितने महीने होते सर? 10 महीने। कैसे सर? अगर 1 मार्च को आपने विड्रॉ की तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मैंने कहा सर ये होता 10 महीने। सही है जी। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कि अगर मैं 2 लाख रुपए को 15% करूं इंटू 10/12, तो ये आ गया 25,000 रुपए का इंटरेस्ट। ये क्या आ गया बच्चों? 25,000 रुपए का इंटरेस्ट, 25,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस
टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में शामिल है? सर जवाब आता है यस। तो आप पता है एग्जाम में क्या करेंगे, ये तो एक बोरोइंग की बात बता रहा हूँ, मल्टीपल का तो अभी केस सीखते हैं, पहले व्यू क्लियर कर रहा हूँ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आपकी सोच है, लॉजिक सारी डेवलप होनी है यहाँ पे, तभी ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब सुनिएगा, मैंने ये कहा कि 25,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया 25,000 रुपए का इंटरेस्ट जो कि इसके ऊपर शामिल है। कैसे पता लगा? हमने खुद कैलकुलेट किया बच्चों, हमने खुद कैलकुलेट किया। यानी मैं अगर एग्जामिनर मुझसे ये पूछे कि पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना कर दो और ये बताओ कि एसिड में कितना जाएगा, तो मैं पता सिंपल क्या करूंगा, 385,050 में से, यानी मैं ये करूंगा 385,050 में से 25,000 कटा दूंगा, तो मेरे पास जो बकाया बच जाएगा, मैं ये कहूंगा कि सर जो बकाया बच गया वो इन दोनों से परटेन करता है, वो कितना है 36,0050। यानी ये वाला जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रेट कहां चला जाएगा? पीएनएल में। और ये वाला जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी सर मैंने आपको एक व्यू दे दिया कि अगर आपको एग्जाम के अंदर टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ हो टोटल फैसिलिटी के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि अंधों की तरह इसको चिपका दिया, इसमें से वो अलग करना होगा जो कैपिटलाइज होना, वो अलग कैसे करना था, कैसे पता लगा था सरप्लस की वर्किंग करते हुए कि हाँ भाई हमने इसके लिए यहां से इतने पैसे निकाले थे। बात क्लियर है? चलें, ये तो हो गया स्पेसिफिकली अगर एक बोरोइंग की बात करूं तो, पर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए मल्टीपल जनरल बोरोइंग का। पर अभी भी मैं मल्टीपल का कॉन्सेप्ट देने से पहले एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पर उससे पहले आप एक चीज रिकॉल कर ले मेरे साथ। लिमिट का मतलब पता है? लिमिट का मतलब ये कि मैंने अब तक इतने पैसे निकाले नहीं है, यानी इतने की मुझे लिमिट अलाउड है, मैं निकाल सकता हूं। पहली चीज, लिमिट क्लियर कर दिया। रेट आपको पता है कि इतने परसेंट पे सूद मिलेगा, मतलब इतना परसेंट मुझे सूद देना और बैंक को इतना सूद मिलेगा, ये हमने देख लिया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब समझ आ गया कि टोटल इतने पैसे साल के आखिर तक निकल चुके हैं। तीसरी चीज समझा दी। चौथी चीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर का मतलब है इस पूरी फैसिलिटी के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट जिसमें मल्टीपल जगहों से पैसे निकाले गए होंगे, हमें इसमें से वो अलग करना है जो कैपिटलाइज होना है। चौथा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब सिखा रहा हूं व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सही जी, अब मैं सिखा रहा हूं व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यानी अब देखें ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे मैं बता रहा हूं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सही है जी, हम ये सीख रहे हैं। सही है जी, और यहां पे लिख देता हूं जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ताकि पहले यहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो तो समझ आ जाए, फिर आगे लेके चलूंगा। जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, अब आगे सुनिएगा। मैंने ये कहा कि सर आपने पैसे निकाले मार्च में। सही जी, कितने निकाले? 2 लाख रुपए। मैंने कहा कि इस 2 लाख रुपए को अगर मैं 10/12 करूं, 10/12 करूं, तो 2 लाख रुपए इंटू 10/12 आपका आंसर आता है 1,666,667। मैंने कहा 1,666,667, ये आ गया आपका आंसर। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर कैलकुलेटर पे ही आप करके देख लीजिएगा, इसके ऊपर अगर आप ये इंटरेस्ट एक्सपेंस लगा दें 15% का, तो आप देखें एग्जैक्टली आपका आंसर आएगा कितना? 25,000 रुपए। यानी ये जो आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग, इसको प्रॉपर लिखते हैं इसको नीचे जाके, ताकि आपको मैं समझा पाऊं, ये थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये रहा जी, मैंने कहा सर इसके ऊपर मैं लिखने लगा हूं, सर ये है हमारा एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अच्छा भाई, अब एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब समझ लेते हैं। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब यह है कि वो अमाउंट जिस पे टेक्निकली इंटरेस्ट बनता है, जितने महीनों का बनता है, उसको हम कहते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। देखिए मैंने अभी आपको प्रूव भी किया, वहां पे तो हमने सीधी कैलकुलेशन की थी ना कि 2 लाख रुपए पे 15% इंटू 10/12, तो 25,000 रुपए का आंसर आया था। 25,000 रुपए का आंसर आया था। ये तो हो गई बेसिक बात।
पर अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जो सवाल के अंदर, जो मेरी इलस्ट्रेशन के अंदर एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसने लिख के दिया है, उसका मतलब क्या है। एवरेज आउटस्टैंडिंग का मतलब ये कि जो आपने पैसे निकाले थे उसमें से कितनी अमाउंट इज टेक्निकली एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट, तो वो है एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आप खुद करके देख लें। अच्छा, तो यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी साल के मरहले के अंदर जो पैसे निकाले गए होंगे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी साल के मरहले के अंदर पैसे निकाले गए होंगे, वो हो गया एक्चुअल बैलेंस। ये क्या है भाई? एक्चुअल बैलेंस। ये क्या है सर? एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्योंकि देखो, जो आप लोन के लिए पैसे निकालते हो ना, लाजमी नहीं है कि साल के पहले दिन में निकालो। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहेगा तो आपका एवरेज बैलेंस जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्क समझ आ गया एक्चुअल बैलेंस के अंदर और एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर। यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने आपको एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे दिया है, बहुत सुकून से इस बात को समझना। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने आप लोगों को एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे दिया है, तो क्या मैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे सीधा परसेंटेज लगा के आंसर निकाल सकता हूं, या उसको भी टाइम अपोर्शन करना होगा? सर टाइम अपोर्शन नहीं करना, बेवकूफी होगी, क्योंकि एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ही यही है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ही यही है कि ये वो बैलेंस है जिस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो यही मैंने सिखाया। एग्जाम्पल लें, अगर आपने और पैसे निकाले होंगे, व्हाट इफ, यहां पे लिख लेता हूं, व्हाट इफ, अजम्पशन है, व्हाट इफ कि हमने जुलाई 1 पे कॉन्ट्रैक्टर को और पेमेंट की होती। अज्यूम कर रहा हूं, जो कि सवाल में नहीं है, मैं समझा के फिर इसको काट दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जुलाई 1 पे और पेमेंट की होती, जुलाई 1 पे, सही है जी, और मैंने कहा मैंने 3 लाख रुपए निकाले, तो मैं क्या करता, बात समझिएगा, 3 लाख रुपए पे फिर इंटरेस्ट कितना जाता? 6 महीने के लिए। भाई जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने हुए ना, तो मैंने कहा सर आप इसको करें 6/12, सही है जी। तो मैंने कहा सर ये आ जाएगा 150, ये कितना आ गया? 150। मैंने कहा सर इसके ऊपर 15% लगाएं, तो मैंने कहा सर 3 लाख रुपए इंटू 6/12 इंटू 15%, ये कितना आ गया? 2,500। और अगर आप यूं करें कि सर 3 लाख रुपए निकाले, इसके ऊपर सूद दूंगा कितना? 15% का, कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। तो मैंने कहा सर 3 लाख रुपए इंटू 15% इंटू 6/12, तो मैंने कहा सर अगेन आंसर देखिए कितना आता है? 2,500। तो सर समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आपका जो इंटरेस्ट लग रहा होता है ना, वो लग तो उसी अमाउंट पर होता है जो निकालते हैं, बट वो एवरेज आउट हो जाता है डेज के हिसाब से। ये समझाना चाहता हूं। तो सर क्या मैं कह सकता हूं एवरेज बैलेंस का मतलब, यानी अब हम सवाल पे आ जाए वापस मेरी इलस्ट्रेशन के ऊपर, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो मैंने निकाली थी, एक्चुअल नहीं, ये वो अमाउंट है जो मैंने निकाली थी और जितने महीने बनते हैं उसका फैक्टर इंक्लूड करके। जैसे यहां मेरी एग्जांपल के अंदर ये एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 लाख रुपए नहीं है, वो है 1,66,667। ये मंथ्स में अपोर्शन हुआ है, आपको खाली इस पे रेट चिपकाने नहीं, इतने अमाउंट पे टेक्निकली इंटरेस्ट लगेगा। 10 महीने की अमाउंट है ये, टेक्निकली कितने महीने की अमाउंट है? 10 महीने की अमाउंट है। बात क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद मैंने कहा जुलाई में पैसे निकाले, तो जुलाई में एक्चुअल पैसे जो निकाले वो कितने हैं? सर वो 3 लाख रुपए हैं, पर एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है जितने पे इंटरेस्ट लगेगा इफेक्टिवली, वो कितना है भाई? 150। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज आउटस्टैंडिंग, यानी वो बैलेंस जिस पे इंटरेस्ट बनता है, जितने महीनों का बनता है, तो वो महीनों की चीज उसके अंदर इंक्लूड हुई हुई है, आपने सिर्फ रेट चिपकाना है। आई होप दिस इज क्लियर। खैर, तो सर अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जो कुल मिला के 5 चीजों का। लिमिट का मतलब क्या है? इतने पैसे निकाल सकते हो। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है? वो बैलेंस जिसमें टाइम का फैक्टर शामिल है, आपने सिर्फ रेट चिपकाना है। बात क्लियर है? ये मैंने क्लियर कर दिया। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है वो पैसे जो आपने एक्चुअल में निकाले, यानी मेरी एग्जांपल के अंदर कुल मिला के कितने निकाले? 5 लाख रुपए। ये देख लो, कुल मिला के कितने निकाले? 5 लाख रुपए। क्योंकि बैंक आपसे जो पैसे मांगेगा, बैंक आपसे जो पैसे वापस मांगेगा, वो टेक्निकली 5 लाख रुपए मांगेगा। दिस इज योर एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बट जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा वो एवरेज बैलेंस पे दिया होगा। रीजन है, साल के शुरू में लोन नहीं लिया था, उसमें टाइम का फैक्टर था, तो जितने महीने था उतने महीने का इंटरेस्ट है, तो टेक्निकली लोन के अंदर वो फैक्टर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। बात समझ आती है? अच्छा जी, अब
अब यही स्टैंडर्ड ये कहता है IS-23 कि जब आप लोगों के पास मल्टीपल जनरल बोरिंग होगी, तो आपने हो सकता है कि कभी यहां से पैसे निकाले हों, कभी सर यहां से पैसे निकाले हों, कभी यहां से पैसे, कभी वहां से पैसे, ताकि मैनिपुलेशन ना हो। अब लेट से मैं कहूं कि भाई आपने अपने पीएनएल का चार्ज बचाने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को कम दिखाने के लिए झूठ बोले कि मैंने पैसे निकाले थे। अच्छा, झूठ भी इस तरीके से बोले कि जहां का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना, हो सकता है कि वहां से पैसे निकाल के सप्लायर को दिए हो सकता है वहां से पैसे निकाल के इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की हो, पर झूठ बोले कि भाई मैंने वहां से पैसे निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे, तो ये गलत बयानी है। गलत बयानी कर क्यों रहा है? क्योंकि जिस फैसिलिटी पे ज्यादा इंटरेस्ट है वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्या हो, कैपिटलाइज हो, ताकि मेरे पीएनएल पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे हिट नहीं आए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप अब कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। हाँ जी बच्चों, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, आपने क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर ये क्या भला है, जरा सुकून से समझा भाई। वो कह रहा है कि आप एक ऐसा रेट निकालें जो कि एवरेज रेट हो दोनों फैसिलिटीज का, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव हो। यानी अगर मैं कहूं कि मेरी एग्जांपल के अंदर एमसीबी है और यूबीएल है, इन दोनों के रेट्स कितने थे? सर एक का था 15%, एक का था 15% और एक का था 12.2%। चेक कर लेता हूं, 12.2 ही है, 12.5 है, ओके, ये आ गया सर 12.50%, ये आ गया 12.50%। अब आपको IS-23 ये कह रहा है कि यू डोंट नीड टू यूज दिस रेट, यू डोंट नीड टू यूज दिस रेट। आपने ये नहीं करना, आपने करना ये है कि आपने इन दोनों का एक रिप्रेजेंटेटिव रेट निकालना है और उसमें से वो इंटरेस्ट अलग कर लेना है जो कि क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। सही जी। यानी आपने टेक्निकली सॉर्ट ऑफ ना 15% को यूज करना है, ना 15% को यूज करना, ना 12.5% को यूज करना है। आपने इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव रेट निकालना है जिसको यूज करके आप एक कैपिटलाइजेशन का इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी आपने जो यहां पर ये 15% का रेट यूज किया है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था ना, पर अब मैं कह रहा हूं कि अब जब आप ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहे होंगे ना, टू बी कैपिटलाइज वाला, तो उसके लिए रेट ये यूज नहीं होगा, वो होगा जो भी मैं निकालूंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसीलिए बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, 2 लाख रुपए निकाले। अब 2 लाख रुपए आपने निकाले, अब चाहे वो पैसे इस एमसीबी से निकाले हो, चाहे वो पैसे उस यूबीएल से निकाले हो, आपने क्या करना है, इस वाले इंटरेस्ट में से, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले इंटरेस्ट में से और इस वाले इंटरेस्ट में से, दोनों में से वो इंटरेस्ट को अलग करना है जो कि कैपिटलाइज होगा। तो जब वो इंटरेस्ट को अलग करना है जो कि कैपिटलाइज होगा, तो क्या रेट में बैंक इसका लूं या बैंक यूबीएल का लूं, या मैं दोनों का एवरेज लूं? सर दोनों का एवरेज लेना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस फैक्ट कि आपने कोई मैनिपुलेशन अलाउ नहीं करनी है। तो सर अब देखिएगा मैं क्या करता हूं। मैंने कहा कि सर आपको एक बात तो पता है ना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका टोटल कितना दिया हुआ है? सर 385050। मैंने कहा ये आ गया सर आपके पास 385050। अच्छा भाई सर, ये जो 385050 आया आपके पास, 385050 आया है, इसके अंदर आपने प्लस कर दिया 445975। मैंने कहा 445975 इसमें प्लस कर लेते हैं भाई, 445975। अच्छा, अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सर दिस पर्टेन्स टू एमसीबी एंड दिस पर्टेन्स टू यूबीएल। मैंने कहा ये दोनों का इंटरेस्ट है पूरे साल का, ये दोनों का इंटरेस्ट है पूरे साल का। भाई ये तो बात मानते हो ना कि ये लगा होगा इस वाले बैलेंस पे और इस वाले बैलेंस पे। अभी पूरा कॉन्सेप्ट देके आया हूं ताकि ये भेजे में बात फिक्स हो जाए। तो मैंने कहा 2567000
मैंने कहा सर ये आ गया 2567,000, सही जी, 2567,000, यहाँ पे आ गया 3567,800, मैंने कहा 3567,800। अगेन लेट मी चेक इट, 2567,000, ये आ गया 2567,000 और ये आ गया 3567,800। यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस 2567,000 के ऊपर पूरे साल एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट लगा होगा 385050 का, और मैंने कहा ये जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3567,800 का, क्योंकि ये एक्चुअल बैलेंस नहीं एवरेज है, यानी इसमें मंथ अपोर्शन हुए हुए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा 445975 का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका फॉर्मूला ये बन गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अच्छा भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं अगर यहां पे लिख दूं कि वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी वो रेट निकाल रहा हूं जिस रेट को यूज करके मैं वो वाला इंटरेस्ट निकालूंगा जो कि क्या होना है, कैपिटलाइज होना है, इसलिए इसका नाम है वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो सर इसके लिए हल है 385050 में प्लस कर दूं मैं 445975, हाँ जी 445975 मैंने प्लस कर दिया, तो ये कुल मिला के अमाउंट बन गई 831025, 831025। उसके अंदर मैं प्लस कर दूं 2567,000 प्लस 3567,800। तो सर यहां पे रेट आ गया हमारे पास कुल मिला के 13.55 का, 13.55%। यानी सर अगर मैं आपको ये कहूं कि ऊपर रेट देखे 15% था, एक का 12% था, वो बोलते हैं ना 15 यूज करो ना 12 यूज करो, आपने यूज करना है वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो दोनों को रिप्रेजेंट करो। यानी दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, दोनों फैसिलिटीज में से जो पैसे निकाले गए थे जिस पे इंटरेस्ट बनता था वो क्या था, वेटेड एवरेज, बात समझिएगा, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। भाई जिस दोनों फैसिलिटीज पे जो पैसे निकाले गए थे उस पूरे पैसे पे तो इंटरेस्ट नहीं लगाना, उस पे मंथ्स के हिसाब से लगा, वो क्या था, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। उस पे जो इंटरेस्ट आया वो ऊपर रख दिया। तो मैंने ये कहा इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आया था वो जो ऊपर रख दिया मैंने, दोनों को डिवाइड करवा दिया, तो दोनों का इंटरेस्ट का एवरेज आ गया। अब ये वो रेट है, ये वो रेट है जिसको मैं यूज करके अपनी वर्किंग के अंदर वो इंटरेस्ट निकालूंगा जो कि कैपिटलाइज होगा। यानी सर बात समझने की ये है कि अगर मैं वर्किंग कर रहा होता तो मैं यहां पर टेक्निकली 15% की जगह कितना लेता, 13.55%। कितना लेता जी, 13.55%। अच्छा भी 13.55% की अगर मैं लेता यहाँ पे तो 2 लाख रुपए इंटू 0.1355, तो मैंने कहा ये आता 27,100, यह आ जाता 27,100, और 27,100 को मैं करता 10/12, तो यह आ जाता 22,583। तो सर यहाँ पे ये आंसर आता 22,583। यानी ये 22,583 का वो वाला इंटरेस्ट होता जो आप कैपिटलाइज करते हैं पीपी के अंदर, क्योंकि ये वो रेट को यूज करके निकाला गया है जो कि एक एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है। क्यों, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव। अब इफ आई एम इनडिफरेंट हूं मैं, अब मैं इनडिफरेंट हूं कि यहां से पैसे निकाले वहां से निकाले कहीं से भी निकाले, इस रेट पे कैपिटलाइज होगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि देखें पूरे साल का इंटरेस्ट दोनों फैसिलिटीज का ऊपर गिवन है, इसमें से आपने सिर्फ वो अलग करना है जो कि क्या होगा बच्चों, कैपिटलाइज होगा, वो भी यूजिंग वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब स्टेप्स क्या हो गए, किसी सवाल में 2 बैंक्स देखो, किसी साल में किसी सवाल में 2 बैंक्स देखो, अच्छा स्पेसिफिक के लिए जनरल के लिए 2 बैंक देखो किसी साल में, तो उस साल के अंदर आपने खुदारा ये करना है, बहुत फोकस होकर देखिएगा, उस साल के अंदर आपने ये करना है कि भाई सबसे पहले जब आप सरप्लस की वर्किंग करेंगे तो अगर आपको जनरल बोरिंग दिखती है तो आप जनरल बोरिंग में बैंक ए बैंक बी दोनों में से अपनी चॉइस नहीं कर सकते हैं, आपने एक वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना होगा जिसको यूज करके आप उसमें से वो इंटरेस्ट अलग करेंगे जो कि क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। आई होप
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्योंकि दिस इज वेरी डिटेल्ड, और हमने अगर ये किया तो सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको ये बता पाऊं कि आप आगे अगर मल्टीपल जनरल बोरिंग्स हुई तो आपने ख्याल रखना है। आपने ख्याल इस चीज का रखना है कि मल्टीपल जनरल बोरिंग के केस के अंदर आप कोई एक रेट यूज नहीं कर सकते। अच्छा, व्हाट इफ मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, व्हाट इफ कि हमें 2 सालों की अकाउंटिंग बोले वो 2020 और 21 की, और 2020 के अंदर सिर्फ एक ही बैंक होता है एमसीबी, तो फिर एवरेजिंग नहीं होगी क्योंकि बैंक ही एक था। अगले साल कितने आ गए, 2 आ गए, तो फिर दोनों की होगी। बात क्लियर है? तो यानी से समझने की बात यह है कि अगर हम कभी भी ऐसा सवाल देखें जिसमें एक से ज्यादा जनरल बोरिंग हो तो यू हैव टू यूज वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। बट हाँ, वो अगर 2 सालों वाली कहानी है, 2 सालों वाली कहानी है, तो फिर आपने मोहतात होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि भाई आपने एक ही बैंक है तो कोई वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। और मैं एक चीज चेक भी कर रहा था, आप चाहें तो इस 2567000 पे 15% लगाएं तब भी आंसर यही आएगा। देखिएगा 2567000 पे 15% लगाऊं तो देखो यही आता है 385050, क्योंकि वो एवरेज बैलेंस दिया हुआ है, उसके अंदर टाइम और क्वेश्चन में बेसिस रेट चिपकाना है। तो ये तो पूरे साल का है, इसमें से मुझे वो अलग करना है, वो पैसे पे इंटरेस्ट जो कि क्या होना है, कैपिटलाइज होना है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। इस चीज को यहाँ समाप्त करते हैं। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसको केयरफुली सुनना, कल इसका पास पेपर करेंगे। जज़ाकल्लाह।